नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में दौलत के लिए बेटे को जिंदा जलाया। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। आरोपी पिता समेत 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पोखर में डूबने से 2 बच्चों की मौत, परिवार में मचा कोहराम। और मुजफ्फरपुर की पटाखा मंडी में छापेमारी से मचा हड़कंप। फरार हुए कई दुकानदार, पुलिस ने लाखों के पटाखे किए जब्त। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में दौलत के लिए अपने ही कलेजे के टुकड़े को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाली यह वारदात मुजफ्फरपुर की है। यहां आरोप है कि एक पिता ने संपत्ति के लिए अपने बेटे को जिंदा जला डाला। यह भी आरोप है कि मृतक के भाई और उसकी पत्नी ने इस हत्याकांड में पिता की मदद की थी। घटना नगर थाना क्षेत्र के दीवान रोड लोहिया कॉलेज के पास की है। मृतक की पहचान 33 वर्षीय मुकेश कुमार के रूप में हुई है। आरोपी पिता का नाम जगदीश चौधरी है। आरोप है कि जगदीश ने अपने दूसरे बेटे रत्नेश कुमार के साथ मिलकर संपत्ति की लालच में मुकेश कुमार को उसी के कमरे में केरोसिन तेल डालकर जिंदा जला दिया। इस हत्याकांड में रत्नेश की पत्नी के भी शामिल होने की बात बताई गई है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर बाप बेटे के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने नाराज होकर अपने बेटे को जिंदा जला दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मुकेश जब अपने बिस्तर पर सो रहा था तभी उसे आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस को केरोसिन का डब्बा मिला है। इस मामले में फॉरेंसिक विभाग की टीम ने भी जांच की है। जगदीश चौधरी पर आरोप है कि अवैध संबंध का विरोध करने पर उसने कुछ समय पहले अपनी पत्नी को भी मार डाला था। बहरहाल अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बोलिए। सब मेरा देवर दौलत के चलते हमको भगा के रखता था। बार कहता था कि दौलत लूटने के लिए चल जाते थे। मेरा भाई को दबोच के रखता था। बाप भी कहता था मत जाओ उस लड़के के पास। सब दौलत लूटने के लिए प्लानिंग कर रही है। सब खाली यही बात बोलता था खाली। सबको वही दिमाग ब्रेन वाश सबका वो घर में करता था। वो बुड्ढा मार दिया मेरा पति को। कैसे मारा है? वह नहीं बता मुझे। हम अपना घर चले गए थे गुस्सा आके। यहाँ क्या दिक्कत होता था रहने में? दीदी बोलो ना। रहने नहीं देता था। मेरा देवर उकसाता था हमको बार कहता था गलत करेगी तब रहने देंगे इस घर में। दोनों माँ बेटा दोनों खत्ता में 2 नंबर का है सब इस घर में। कब शादी हुई आपकी? 2 नंबर का घर में हम चले गए। देखिए छोटा सा एक बाबू है उनका। बड़ा बेरहमी से मारा है जला के? नहीं पता। मेरी दीदी को रहने नहीं देता था यहाँ पे। इनका देवर प्रॉपर्टी के लिए करता था सिर्फ। अब बाप को भी मारता था इनका देवर। और बाप बेटा दोनों मिल करके मेरे जीजा को खत्म किया गया है। ठीक है, जिंदा जला दिया। उनको फांसी की सजा होनी चाहिए तभी उनके आत्मा को संतुष्टि मिल पाएगी। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है। ये M.Com की हुई लड़की है, एजुकेटेड लड़की है। वो लोग फंसा के अब
हम भी एजुकेटेड है, M.Com किए हुए हैं, वो लोग का इंसाफ जरूर दिलाइएगा, हम बस इतना ही चाहते हैं। 2019 में हुई है, 2019 में एक छोटा सा बाबू है, हम लोग गरीब है लेकिन कुछ कमी नहीं होने देते हैं। इनको इंसाफ दिलाइए, बस इतना ही चाहते हैं। इतना छोटा बच्चा, इसका पालन पोषण कैसे होगा? गरीब रह के भी हम लोग करते हैं, 1 रुपया ये सब हेल्प नहीं करता है, 1 रुपया हेल्प नहीं करता है। ये 4 साल का होने वाला है। साथ कोई मारा गया पहले क्या? इनकी सास मारी गई थी, जो इनके ससुर और इनके बेटा ने मारा था, देवर ने, जिसका रत्नेश कुमार चौधरी नाम है। और रत्नेश कुमार चौधरी पूरा प्रॉपर्टी के लिए सबको मार रहा है, उसको प्रॉपर्टी भी नहीं मिलना चाहिए। बस ये होश में नहीं है मम्मी। ले जाते हैं यहाँ से, बहुत बुरी हाल करता है इसको। मैं पति में तुम जाएगा तो तुमको दौलत नहीं देंगे, वरना पति के पास जाएगा तो तुमको बेदखल कर देंगे। दोनों बाप बेटा धमकी देता था उसको। दोनों बोलता था कि मेरे साथ संबंध बनाओ तब रहने देंगे। इसका ससुर भी इसको धमकी दिया था, मेरे साथ संबंध बनाओ तब रहने देंगे। इसका बेटा आता था, इसका बेटा के साथ नहीं रहने देता था। सूचना यही प्राप्त हुई है कि दीवान रोड में एक व्यक्ति जो है आग लगा करके उसकी मृत्यु हो गई है। फिर तीनों पर आए, पर क्या कुछ देखे रूम में, क्या कुछ मिला? रूम में डेड बॉडी एक स्टील के पलंग पर पड़ा हुआ मिला है और नीचे जो है सो किरासन तेल का बोतल वगैरह मिला है और तेल छिड़का हुआ है, पूरा मिट्टी तेल का गंध है। और पलंग पर जो है वो स्टील के पलंग पर जो गद्दा बिछा हुआ है उसी पर डेड बॉडी औंधे मुँह पड़ा हुआ था। ऐसा लगता है देखने से कि आग लगा करके ही उसकी मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया कारण क्या पता चला अभी तक? कारण तो अभी जांच का विषय है। ये हम लोग डेड बॉडी को जो है सो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। FSL की टीम आई है, FSL की टीम जांच कर रही है। जो भी होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL टीम के मृतक के पत्नी का आरोप है कि जिंदा जला के मार दिया गया। अब ये सब जांच का विषय है, अभी नहीं संदर्भ बांध के मारा गया था। नहीं, ये अभी साक्ष्य हमको नहीं मिला है, जांच किया जा रहा है। बाप नहीं मारा था। जांच किया जा रहा है। डिटेल अब पूछताछ के लिए हम लोग उनको ले गए हैं थाना पर, पूछताछ कर रहे हैं। 2 या 3 आदमी। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से दिल को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है। परिजनों की लापरवाही से 2 मासूम बच्चे की जान चली गई। घटना विष्णुपुर कल्याण पंचायत के वार्ड 6 में पोखर में डूबने से सोमवार की दोपहर 2 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार इसी वार्ड में जलेंद्र महतो और जितेंद्र कुमार का घर है। दोनों के बच्चे पास में खेल रहे थे। घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक पोखर है। बच्चे पोखर के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते पोखर की ओर गए। इसी दौरान पोखर में चले जाने के कारण दोनों डूब गए। दोनों शवों को पोखर से बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दोनों की उम्र लगभग 3-3 साल है। दोनों खास चचेरे भाई हैं। ग्रामीणों में चर्चा है कि घर के पास में पोखर है तो परिजनों को अपने बच्चों पर विशेष ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा करते तो आज ऐसी घटना नहीं होती। सुबोध कुमार। बच्चा लोग कौन है आपका? बच्चा मेरा भगना है। दोनों भगना है? हाँ। तो कैसे मौत हुआ है? ये खेल रहा था, पोखरा पास में था। उसी पोखरा के पास में ये लोग बच्चा जात है, गया वहीं पे, बस खेलते खेलते ही चला गया वो लोग नीचे। नाम है बच्चा लोगों का दोनों का? एक के आदित्य नाम है, एक के आर्यन नाम है। कितना उम्र है दोनों का? एक 2 साल 2.5 साल का है। भगना है, दोनों भगना है? हाँ। घर कहाँ हो गया आपका? मेरा घर हर नहीं हुआ। करना है? हाँ। बोराज थाना? हाँ। तो ये भी कल्याण का घटना हुआ है? भी कल्याण में ये घटना हुआ है। मेरा सिस्टर रहती है यहाँ पर। 2 बच्चा इस पेड़ के निकट खेल रहा था और खेलते खेलते यहाँ कोई नहीं था और दोनों बच्चा चल गया है तालाब की तरफ और वहाँ पैर फिसला है, डूब गया है। कितना उम्र रहा होगा बच्चा? एगो लड़का 3 साल होगा, मैक्सिमम 3 साल है, एगो 2.5 साल से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ऊपर। क्या नाम है, क्या नाम है बच्चे लोगों का? नाम है रुकिए न पढ़ते हैं। एगो का बोलो कुमार, एगो का आर्यन राज है, एगो का अंश कुमार है। यहीं का था बच्चा? दोनों बच्चा यहीं के हैं। दोनों चचेरा भाई है? और दोनों अपना चचेरा भाई है।
पिताजी क्या करते हैं दोनों? पिताजी बाहर में मजदूरी करते हैं। पास में कितना दूरी पर घर होगा? मोटा मोटी 500 मीटर पर उनका घर होगा। तो ये घर वाले देख रेख नहीं कर रहे थे कहाँ बच्चे? अरे आज कल धनतेरस है, इसलिए दीपावली सामने था, घर उड़ झाड़ रहा था। एक दिन का काम थोड़ी था। बच्चा डेली इस जगह 20 500 5 गो 25 गो 15 गो 10 गो बच्चा तो डेली खेलता ही है, उसमें वो आज खेल रहा था। पोखर में ये लोग खेलने के क्रम में दोनों बच्चे पोखर में डूब गए थे। बाद में हम लोगों से उनकी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने दिवाली से ठीक पहले पटाखों की दुकान पर छापेमारी की है। इस छापेमारी में लाखों का पटाखा जब्त हुआ है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटाखों पर लगे बैन के बाद जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। रोक के बावजूद बिक्री की सूचना पर एसडीओ पूर्वी और एएसपी नगर भानु प्रताप ने नगर थाना क्षेत्र के पटाखा मंडी छाता बाजार में सोमवार को छापेमारी की। छापेमारी की खबर मिलते ही कई पटाखा दुकानदार दुकान बंद कर फरार हो गए। एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि पटाखे की बिक्री की सूचना मिलने पर छापेमारी के लिए आए थे। मुजफ्फरपुर में ग्रीन पटाखा भी बंद कर दिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि यहां आने पर कुछ दुकानें खुली हुई मिली जिसमें पटाखे बेचे जा रहे थे। इन दुकानों से पटाखा जब्त कर सीजर लिस्ट बनाया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एसपी टाउन भानु प्रताप ने बताया कि नए आदेश के बाद अब ग्रीन पटाखों पर भी रोक लगा दी गई है, तो अब जिले में लाइसेंस और बिना लाइसेंस किसी भी तरह के पटाखे नहीं बेच सकते हैं। कई दुकानदार पहले ही दुकान बंद कर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि यहां पटाखा मंडी में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि रात में पटाखा न बेची जा सके। जीडी के निर्देश के बाद मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 5 जिलों में पटाखे को बैन किया गया है। इसके बाद से मुजफ्फरपुर शहर के छाता बाजार में लगातार पुलिस रेड कर रही है। इस दौरान 3 बार रेड के दौरान पुलिस के हाथ खाली रही, लेकिन आज जो रेड हुई है, सोमवार को जो रेड हुई, उसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित पटाखे को जब्त किया गया है। तस्वीरें हम दिखाएंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त मुजफ्फरपुर शहर के छाता बाजार में है और देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ में जो है पटाखे को जब्त किया जा रहा है। जैसा कि गाइडलाइन से कि ग्रीन पटाखे को सिर्फ बेचना है, लेकिन जो प्रतिबंधित पटाखे थे उससे बेचा जा रहा था छाता बाजार पटाखा मंडी में, और उसको लेकर आज रेड की गई है। देख सकते हैं मौके पर दुकानदार का किस तरह से अफरा तफरी है। कई लोगों ने तो शटर बंद करके दुकानदार जो है वो मौके से फरार है। और देख सकते हैं जो एसडीओ पूर्वी अमित कुमार और एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में ये रेड हुई है, छापेमारी हुई है। और जो तमाम वो पटाखे की दुकान है उसमें छापेमारी हुई। इस तरफ भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से जो पटाखा है वो सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों, मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये कार्रवाई चल रही है। ये प्रतिबंधित पटाखा है जो पहले से ही बैन किया गया था और इसको खुलेआम जो है सील किया जा रहा था पटाखा मंडी में, और पुलिस को सूचना मिली। सूचना के आलोक में ये कार्रवाई की जा रही है और ट्रैक्टर मंगाया गया, उससे भरकर जो है देख सकते हैं पटाखा। यहाँ पर एक गोडाउन भी है और इसमें भी देख सकते हैं काफ़ी भारी मात्रा में पटाखा है जिसे जब्त किया गया है पुलिस के द्वारा। और ये चौथी दिन कार्रवाई है छाता बाजार पटाखा मंडी में। हाँ बिल्कुल रहेगी, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई। हाँ सर, क्या कितने पटाखे जब्त किए गए थे? अभी एग्जैक्ट संख्या बताना मुश्किल है कि सीजर बन रहा है, उसमें आपको शाम तक डिटेल मिल जाएगी पूरा। सर लगातार पटाखा का कंप्लेन भी मिल रहा था कि छापेमारी के समय बंद हो जाता है फिर बाद में चालू हो जाता है, तो उस पर नज़र रखी जा रही है। हम या मजिस्ट्रेट और पुलिस बल भी तैनात करेंगे कि आप रात को भी या चोरी छुपे न बेच सकें, इसलिए। बेचने वाले पर क्या कार्रवाई होगी? अभी पता चलेगा हमें किसी की दुकान है, उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी, जिसमें हमारे सेक्शंस हैं ये। उसमें एक तो आपका 188 आईपीसी पहले जो हुआ करता था, अब नई बीएनएसएस के तहत उसमें किया जाएगा। एक 286 पहले जो आईपीसी हुआ करता था, तो उनके जो समकक्ष सेक्शन है उनमें दर्ज की जाएगी। एसपी टाउन भानु प्रताप सिंह को आप सुनने थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कार्रवाई है वो की जाएगी और जो नियम है उसका धज्जियां उड़ाएंगे तो उस पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भारी मात्रा में पटाखा को जब्त किया गया और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और उन्होंने कहा कि अगर वायलेशन का धज्जियां उड़ाते हैं तो इसी प्रकार का कार्रवाई आगे की जाएगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डेन न्यूज।
छाता बाजार, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भाई भाई के आपसी विवाद में पड़ोस के युवक को दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसमें उसका सर फट गया। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली स्थित मोहन सहनी टोला की है, जहां जमदार राय और मुख्तार राय के बीच झड़प हो गई। यहां तक कि एक पक्ष ने अपने ही घर को आग के हवाले कर दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि झोपड़ी नुमा घर में दो शख्स मिलकर आग लगा रहे हैं। वहीं बवाल बढ़ता देख स्थानीय रोशन कुमार समझाने गए, जिसे धारदार हथियार से सर पर हमला कर दिया गया। इस घटना में रोशन गंभीर रूप से घायल हो गए, उसे सर में गंभीर चोटें भी आई हैं। पीड़ित ने इस संबंध में दबंगों के खिलाफ मिठनपुरा थाने में प्राथमिकी की दर्ज कराई है। थानेदार राम इकबाल प्रसाद ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वाह वाह वाह, हाँ जूम है पूरा। वो अपना दोनों भाई में विवाद है, जिमदार राय वकील राय सब में विवाद है। वो अपना घर उड़ जला रहा था, हम लोग बांध पर थे, तो उस मैटर में हम लोग को खींच के इन्वॉल्व करके मुख्तार राय जिमदार राय भाला चला के पीछे से मार दिया। 17-18 टका लगा हुआ है। हम इंजरी भी सदर में बनवाए हुए हैं सर। पूरा हमारा खून से टी शर्ट उर्शर्ट सब भरा हुआ है। हमारा कोई गलती नहीं है, इसका बस हमको आप पर करा है कि आप आग लगा दिए हैं? नहीं, हम आग नहीं लगाए। हमारे पास क्लिप है, वीडियो है, हम आग नहीं लगाए हैं। आग जिमदार राय लगाया है, खुद आग लगाया है अपने घर? हाँ, अपने घर में। उसके पास हमारे पास क्लिप है, वीडियो है, वीडियो करके रखे हुए हमारे गार्जियन। कहाँ है आरोपी? सब भागल है या है? आरोपी सब बताने में अभी है। पुलिस आता है तो भाग जाता है। अभी दोनों बताने में। ये सब दबंग है क्या? दबंग है। धमकी भी देता है? धमकी तो देता है, हर समय नशा में रहता है। 5 गो 6 गो को पिलाता है, अक्कू भक्कू दारू उरू, एनी टाइम हमको डराते रहता है। कखनियो तार निकालता है, कखनियो भाला निकालता है। भोक नहीं दिया, पीछे से आया सीधे ही फाड़ दिया। अब तो झगड़ा सुलझाने? जी, हम झगड़ा सुलझाने नहीं गए थे। एक दूसरे को मरता है तो कोई भी बीच में कभी न कभी बोल। जी, वहीं पे घर है हमारा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। लगातार हो रही आपराधिक घटना के बीच साहिबगंज थाना क्षेत्र के डालरा चौक स्थित कपड़ा व्यवसायी दीपांशु पर हुई गोलीबारी में नामजद आरोपी दीपू सहित बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पिस्टल, कट्टा, गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि साहिबगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कपड़ा व्यवसायी दीपांशु पर हुई गोलीबारी की घटना की छानबीन एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन के नेतृत्व में बनी टीम लगातार इलाके में छापेमारी कर रही थी। इसी बीच पुलिस टीम ने गोलीबारी में नामजद आरोपी की दीपू की गिरफ्तारी की। पूछताछ के क्रम में दीपू ने अपने अन्य सहयोगी के नाम बताए। दीपू की निशानदेही पर पुलिस टीम ने सुभानपुर चौर में छापेमारी की, तो छापेमारी के दौरान किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे 5 अपराधियों को धर दबोच लिया गया। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 4 कारतूस, लूट की बैग, मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अपराधी अविनाश कुमार, राहुल सहनी, मंजेश कुमार, महेश कुमार सहनी, निरंजन कुमार हैं। वहीं गिरफ्तार दिलीप सहनी के पास अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किया गया है। इन 5 का पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है। जिले एवं दूसरे जिले में कई आपराधिक घटना को अंजाम दिया है। साथ ही बताया कि कपड़ा व्यवसायी पर गोलीबारी की घटना पूर्व का विवाद में हुई है। इसमें एक अपराधी को किराए पर लाया गया था। हालांकि गोलीबारी के मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस तरह मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक साथ 2 कांडों का उद्भेदन किया है। थाना कांड संख्या 544/24 में दीपांशु को गोली लगी थी, जो कि कपड़ा व्यवसायी था। तो उसी के सिलसिले में
हमारे थानाध्यक्ष SDPO कुणाल कुमार, पुनीत कुमार अपने दल बल के साथ उसकी खोज में लगे हुए थे। तो इसमें दीपू कुमार जो कि अभियुक्त था, गोली चलाने वाले में ब्रजेश और दीपू का नाम था, इसमें दीपू कुमार की गिरफ्तारी हुई। दीपू कुमार की गिरफ्तारी के बाद से ये लोग उससे पूछताछ करने लगे। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि सुभानपुर चंवर के पास, लेकिन हम लोग पूछे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तुम बैठे हुए थे, तो उसने बताया कि सुभानपुर चंवर है, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। तो वो ऐसे ही कि ये जो वहाँ से SDPO के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कुणाल और पुनीत ये लोग सुभानपुर चंवर गए। वहाँ पर जाकर के इन्होंने देखा कि वो वहाँ से 5 लड़के जो बैठे हुए थे और पांचों कि फिर ये लोग कोई दीपू के साथ मिलकर कोई योजना बनाने वाले थे। बीच में दीपू को उठा लिया गया था, तो ये दीपू तो वहाँ से हट गया। तो वो 5 लड़कों के पास लेकिन जैसे ही ये गाड़ी गई तो वो भागने लगे। भागने के क्रम में काफ़ी बल था, बल ने चारों तरफ से घेरा और बाद में उनकी तलाशी ली गई। इसमें 5 लड़कों में अविनाश कुमार, निरंजन कुमार, महेश कुमार, राहुल सहनी, ये एक मंजेश कुमार, इसमें ये लोग इतने शातिर हैं। एक तो इनके पास से एक पिस्टल मिला है, एक देसी कट्टा मिला है, 4 कारतूस मिला है और पूर्व में एक 531/24 केस दर्ज हुआ था साहिबगंज में। उसमें लूटा हुआ बैग और लूटी हुई मोटरसाइकिल भी उन लोगों के पास से बरामद हुई। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साहिबगंज थाने के लिए और पूरे सरैया अनुमंडल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, जिसका चुनौती का ये लोग तो जो गोलीकांड के अनुसंधान में ये निकले थे और वहाँ पर ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लोग योजना बना रहे थे, जिसमें कि पिस्टल, देसी कट्टा और ये जितने भी हैं इसमें 2 लोग काफ़ी शातिर हैं। इसमें एक महेश कुमार सहनी है, जिसका कि सिमरी दरभंगा जो गायघाट के बगल में सिमरी थाना है उसमें 2 कांड में वांछित है। एक हमारे यहाँ का साहिबगंज का 531/24 से जो लूटा हुआ ये है, तो उसमें भी ये 2 लोग साहिबगंज के 2 केस में जो पुराना 2 केस है उसमें भी ये लोग वांछित हैं। इस तरह से इन लोगों का आपराधिक इतिहास है और कि ये जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है साहिबगंज और सरैया अनुमंडल के। सर, गोलीकांड में कितने लोग शामिल थे इसमें? जो गोलीकांड हुआ था जिसमें कि दीपांशु के पीठ में गोली लगी थी, उसमें 3 लोग थे। मुजफ्फरपुर में दीपावली पर्व को लेकर बाजार पूरी तरह सज गया है। बाजार में तरह तरह के मिट्टी के बने दिए के अलावा चाइनीज़ लाइट की भी डिमांड बढ़ी हुई है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए चाइनीज़ लाइट की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में 250 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक की लाइट उपलब्ध है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर को उत्तर बिहार का मंडी माना जाता है। यहाँ से उत्तर बिहार के सभी जिलों में लाइट के साथ साथ कपड़े का भी कारोबार होता है। शहर में 200 से ज़्यादा लाइट की दुकान है, जिसमें 50 से अधिक होलसेल की दुकान है। तिलक मैदान में दशकों से दुकान है। रोड के दोनों तरफ दुकान पर रंग बिरंगी लाइट सजा दी गई है। ग्राहक भी मार्केट में ज़ोरों से खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, जिस वजह से लाइट कारोबारी के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। प्रतिदिन पूरे मार्केट में 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक की लाइट की बिक्री रही है। कारोबारी ने बताया कि उम्मीद है कि पूरे मार्केट से 10 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री होगी। लाइट कारोबारी सैफ रमन ने बताया कि दीपावली को लेकर लाइट की खरीदारी शुरू हो गई है। विश्वकर्मा पूजा के बाद थोक में बिक्री शुरू हो जाती है। नॉर्थ बिहार में पटना और हाजीपुर जिला को छोड़कर सभी जगह के कारोबारी और इसके अलावा नेपाल के कारोबारी लाइट की खरीदारी करने के लिए आते हैं। क्या लाइट में बहुत तरह की लाइट है। इसमें पिक्सल है, रॉकेट है, राइस जो थी अब फिलामेंट वाली वो तो गवर्नमेंट की तरफ से ही अभी ब्लॉक हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। अब सब LED में आने लग गया है। उसमें बहुत सारा का लाइट है, रॉकेट है, पिक्सल है, स्ट्रीप लाइट, रोप लाइट, LED बल्ब में बहुत सारा काफ़ी रेंज है, बहुत सारा काफ़ी लाइट सब है। कितने का बाजार हो जाता है? हर साल दीपावली में लगभग 12 CR का काम होता है पूरे मार्केट से। क्या क्या वैरायटी है लाइट का? बहुत सारा है, उसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी लाइट्स हैं, कुछ सस्ते जो
गांव एरिया में बिकने के लिए जो जाती हैं, उधर ग्रामीण क्षेत्र में वो सब सस्ती वाली लाइट सब राइस आती है, जो वो सस्ती आती है, और जो अच्छी क्वालिटी में आती है उसका थोड़ा रेंज हाई चला जाता है। स्टार्टिंग कितना से हो जाता है? स्टार्टिंग तो 25-26 रुपए से ही हो जाता है। और कहाँ कितना रेंज तक आता है? मैक्सिमम आता है रोप लाइट में जैसे आ जाता है 1250-1300, उसमें गारंटी वाला भी होता है, बिना गारंटी का भी होता है। बाजार कैसा अभी लोग खरीदारी कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग कब से हो जाता है? विश्वकर्मा पूजा के बाद से हो जाता है होलसेल हमारा स्टार्ट, और रिटेल यही आपका पितरपक्ष खत्म होता है उसके बाद। कहाँ जाता है आपका? यहाँ पर आपके नॉर्थ बिहार में पूरा पटना और हाजीपुर छोड़ के हर जगह जाता है। ट्रांसपोर्ट का भी सुविधा होता है हर जगह, सब कुछ सेम डे सर्विस हो जाता है। बगल में नेपाल भी है, नेपाल में लोग आकर ले जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। हाँ, नेपाल काठमांडू के लिए सब आकर ले जाते हैं। ज्यादातर जो लाइट की डिमांड, कौन सी लाइट की डिमांड रहती है? ज्यादातर स्टील लाइट होती है। ये जो सिंगल कलर है वो सब एक कलर में जो जलती है, वो बिल्डिंग पर जब सस्ती है, जो मतलब ब्लिंक नहीं करती है, वो स्टेबल है, स्टील है, उसके लिए। कहाँ से माल आप लोग लाते हैं? हर जगह से आता है। कोलकाता का क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए ज़्यादातर हम लोग काम कोलकाता से करते हैं। चाइनीज लाइट को लेकर लोगों में कई तरह की अफवाहें रहती है, अब क्या बिक्री पे कोई असर पड़ता है? नहीं, बिक्री पे कोई नहीं। चाइनीज वो एक कस्टमर के माइंडसेट है। अगर वो ब्रांड देखेंगे तो उसमें भी जो LED अंदर में फिट होकर आती है वो भी चाइना से आती है। बस ब्रांड यहाँ का है, पैकेजिंग यहाँ का है, सब कुछ लाइट सारा चाइनीज ही है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे भी होता है? हाँ, थोड़ा बहुत होने लगा है। दीपावली का कब से इंतजार रहता है? लाइट की दुकान चलाते हैं हर साल हम लोगों को, मतलब स्टॉकिंग हमारा जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। सोमवार को मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री सह मुजफ्फरपुर सांसद डॉक्टर राजभूषण निषाद ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि बाढ़ आपदा नहीं है बल्कि अवसर है। समुचित जल समायोजन से इस समस्या से निकला जा सकता है। आज जिलाधिकारी और बाढ़ राहत को देख रहे पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा के उपरांत नदी के जलस्तर प्रबंधन पर बात किया है। साथ ही कहा कि कुछ नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और कुछ में सालों भर पानी रहता है। नदी के आसपास बांध के उचित प्रबंधन से भी बाढ़ के जल को समय के अनुसार कृषि कार्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए जिले को निर्देशित किया है कि अच्छे इंजीनियर और कंपनी की सलाह लेकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को विकसित कैसे किया जाए, उसका आकलन कर हमें बतावे। हम सरकार से बात कर उन कार्यों को करा लेंगे। नदी के बाढ़ के पानी के सही उपयोग से किसानों को भी लाभ होगा और भूमि में जल की समस्या नहीं रहेगी। इस मौके पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर साकेत शुभम ठाकुर मौजूद थे। एक समग्र बैठक के लिए उपस्थित हुए थे, जिसमें विभाग के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, चीफ इंजीनियर फ्लड कंट्रोल, चीफ इंजीनियर इरिगेशन से लेकर के सेंट्रल वाटर कमीशन के लोग, GFCC पटना से लोग, NMCG के लोग, सारे और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो सारे लोग हम लोग एक साथ बैठे थे। और उद्देश्य ये था कि बिहार में जो वाटर मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं एक्सेस पानी से लोग परेशान हैं, कहीं पानी की कमी से परेशान हैं, तो ये वाटर मैनेजमेंट किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फ्लड कंट्रोल नहीं, वाटर मैनेजमेंट करना है। क्या कुछ सामने आया है जो आज बैठक की? अभी संबंधित जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं सारे लोगों को बता दिया गया है कि हमारा मोटो क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है और हम क्या करना चाहते हैं ताकि वाटर मैनेजमेंट हो सके। और कहीं पानी की अधिकता से प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पानी के शॉर्टेज से प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए सारे लोग अपना प्रेजेंटेशन देंगे आने वाले दिनों में। फिर जब रिव्यू मीटिंग करेंगे हम लोग तो अपना प्रेजेंटेशन देंगे और जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद शराबबंदी पर फिर से सवाल खड़े होने शुरू हो गए। सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार में केवल कागजों पर शराबबंदी है। पूरे बिहार में शराब का सेवन किया जा रहा है। लगातार शराब की खेप पर खेप आ रही है। बिहार के सारे पदाधिकारी इसमें लिप्त हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आजू बाजू बैठने वाले मंत्री और विधायक शराब माफिया से सरोकार रखते हैं और उनकी देखरेख में पूरे बिहार में शराब की तस्करी होती है। सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। वहीं शराब माफिया लखपति और करोड़पति बन रहे हैं। इसलिए आए दिन बिहार में शराब से लोगों की मौत हो रही है।
शराबबंदी को लेकर भाई वीरेंद्र ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भी घेरा। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा दवा का कारोबार करते करते शराब का धंधा करना शुरू कर दिए हैं। उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के लोग शराब बिक्री का काम करते हैं। राजद शुरू से इन सब के खिलाफ रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून पर एक बार फिर से समीक्षा करनी चाहिए, जिसमें सभी विरोधी दलों के लोगों को शामिल करके पूछना चाहिए कि इस पर क्या करना चाहिए। नहीं, ये तो माल महाराज के मिर्जा खेले होली। एनडीए की सरकार है और ये लोग सत्तू भरकर कैप्सूल बेच रहे हैं और सरकार इनकी है, शासन प्रशासन इनका है और 200 रपन हमलारी पार्टी पर कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पहले इन लोगों को, अपने भीतर झांकना चाहिए कि आपने कितने करोड़ रुपए का सत्तू बेचकर दवा बेचने का काम किया है। कैप्सूल भरकर, कैप्सूल में सत्तू भरकर और दवा के नाम पर कितने करोड़ रुपए का आपने कमाने का काम किया है। पहले तो ये दावा करना चाहिए। और शासन प्रशासन आपका है, शासन प्रशासन आपका है और आप दोषारोपण दूसरे पर करो यार, भीतर झांको ना यार। क्यों आप ऐसे इस तरह का गलत बयानी देते हो? गलत बयानी आपने आपके फितरत में है, इसलिए आप ऐसा बोलते हैं। किस मंत्री पर इशारा कर रहे हैं? आप जिस पर बोले हैं विजय सिन्हा जी, आप जिस पर सवाल करते हैं मैं उसी पर बोलता हूँ ना। जिस तरह अपराध बढ़ रहा है और पूछने पर पहले ये हाँ ना, इसलिए कि ये लोग जवाब देने में असमर्थता व्यक्त करता है, तो ये कहता है कि वो जंगल राज था, अब मंगल राज है। रोज हत्याएं का दौर चल रहा है और कोई प्रखंड से लेकर जिला तक बाकी नहीं है। दर्जनों रोज जिले में हत्याएं हो रही है, तो ये मंगल राज है। और कल पहले तक गरीबों की राज थी, गरीब का नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय का प्रचार करते थे, तो वो जंगल राज था। इसलिए गरीब सर कर अगर बोलता है और सर उठाता है गरीब लोग, तो उसको जंगल राज कहते हैं। ये लुटेरे लोग हैं और गजनी के ये लोग खानदान हैं, गजनी के खानदान हैं, लूटने आए हैं और ये देशद्रोही लोग हैं जिसने देश की आज़ादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ दिया। इसको कभी भी हिंदुस्तानी अपने आप को नहीं कहना चाहिए। जिस तरह शराब मंत्रिमंडल में अपराधी शामिल हैं? एकदम अपराधी शामिल है। मैं आरोप लगाता हूं कि मंत्रिमंडल को माननीय मुख्यमंत्री तरीके से देखें। जो अपराधी किस्म का लोग है, जो बैंक का भी रोबरी करता हो, कभी शूटर का काम किसी का करता हो, वो मंत्री बना हो तो अपराध का ग्राफ बढ़ेगा ही, उसका पैरविकार वो ही है। इसलिए वैसे मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री से मैं करूँगा कि वैसे मंत्री को कान पकड़ के वो बाहर करें। जिस तरह शराबबंदी में मौत, जहरीली शराब से मौत होने के बाद पुलिस एक्टिव होती है और ट्रक का ट्रक दारू पकड़ाता है डेली। नहीं कहीं नहीं, फिर वही अगर वो 10-20 ट्रक पकड़ाता होगा तो 100 ट्रक वो पार करता है। तो ये दिखाने के लिए, और गरीब को जेल में सलाखों में लाग जाकर और गिनती करता है कि मैंने इतने शराबियों को पकड़ने का काम किया है। लेकिन जो शराब माफिया हैं वो तो लाल बत्ती से घूम रहे हैं अगल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी के मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान पर बवाल मचा हुआ है। सोमवार को मेहंदी हसन चौक स्थित किला मैदान में मौलाना कारी अतहर सावरी एवं कारी अबरार अहमद के संयुक्त तत्वावधान में मौलाना नियामुत मुस्तफ़ा कादरी के संचालन में अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ ए नामस ए रसालत के बैनर तले विरोध एवं आपत्ति सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद 11 सदस्यों वाली प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और अविलंब इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मौके पर मौलाना काजिम सबीब ने आपत्ति सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी धर्मगुरु पर आपत्तिजनक बयान देना धर्म के साथ साथ देश के कानून के भी खिलाफ है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करने से देश की साझी विरासत खतरे में पड़ी नजर आती है। मौलाना काजिम सबीब ने कहा कि इस्लाम जुल्म व अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। इस्लाम देश के मजलूमों व पीड़ितों के पक्ष में खड़ा होता है। आज हमने अन्याय का विरोध करना छोड़ दिया, तब एक सिरफिरे के द्वारा
नबी के साथ गुस्ताखी की जा रही है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाले जाने की ज़रूरत है। क्या कुछ कारण? ये हमारा मुल्क जो जमहूरी मुल्क है, जहाँ सभी धर्म के लोगों को मुकम्मल हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक अपने अपने धर्म और अपने अपने धर्म गुरु की पैरवी करने का हक़ हासिल है, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक पंडित जिसका नाम नरसिम्हानंद है, उसने ऐसी बदतमीज़ियाँ की है, गुस्ताखियाँ की है, जो हम मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे जहान और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के सारे इंसानों के लिए बहुत ही गंदी हरकत है। लिहाजा हम हुकूमत हिंद से और अपने मुल्क के सदर जमहूरिया और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत के जज उनसे और साथ ही साथ हुकूमत उत्तर प्रदेश से और वहाँ के गवर्नर से और हुकूमत बिहार के भी वज़ीर आला से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शख्स और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को लगाम लगाया जाए और कानून के मुताबिक इन लोगों को सजाएं दी जाए। को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और जेल के सलाखों में भेजा जाए ताकि दूसरे लोग इसकी ऐसी हरकत न कर सकें और ऐसी हरकत से लोग बाज रहें। किला मैदान बरहमपुरा मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर के हर मज़हब हर बरादरी के लोग यहाँ जमा हुए हैं कि जिस तरह ये यति नरसिम्हानंद के ज़रिए मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और उनके जो है दुश्मनाना और बचकाना और नासमझी भरे बयान ने मुआनदाना बयान ने जिस तरह से हिंदुस्तान के न सिर्फ कानून की तौहीन की है बल्कि इस मुल्क में रहने वाले सैकड़ों हज़ारों हिंदू मुसलमान के आपसी भाईचारगी और मोहब्बत की तौहीन की है। यहाँ के उन शोहदा के खून की तौहीन की है कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान निसार कर दी। उस नाराज़गी में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दानिश्वर जमा हुए हैं और सब ने मिल कर के अपने बयानात के ज़रिए मोहतरम वज़ीर आला, मोहतरम वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया हिंद से ये अपील की है कि इस तरह के लोग चाहे किसी मज़हब वाले हों, सवाल उनका नहीं है, चाहे वो किसी मज़हब व फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखते हो, जो भी शख्स दूसरे मज़ाहिब के मुक़द्दसात की तौहीन करे उसके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। उम्मीद करते हैं कि ये हमारा मुतालबा पूरा होगा और हम सब मिल कर के मोहतरम डीएम साहब के पास जाएंगे। और आज जो सभा का आयोजन है, ये इसके पहले भी छोटी मोटी सभा होती रही। आज ये तय हुआ है कि बड़े पैमाने पर तमाम मुजफ्फरपुर के जो मुसलमान हजरात हैं और सारे वो लोग जो आज़ाद फ़िक्र रखते, चाहे हिंदू मुसलमान सब, जो कुछ यहाँ कानून और संविधान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में इधर जो आम तौर पे शुरू हो गया है, अच्छा होना एक और बात है, लेकिन अथॉरिटीज़ से सज़ा ना दे, ये बहुत ख़तरनाक मामला है। सज़ा नहीं देंगे ऐसी चीज़ें और बढ़ती जाएंगी। अब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब ने जो इंसानियत का पैगाम दिया वो छुपा हुआ नहीं है, ये पूर्व पाषाण काल की बात नहीं है, ये आज की बात है। 1400 साल पहले की हिस्ट्री मौजूद है। उन्होंने एक जुल्म तक नहीं किया। उन्होंने एक नौशेरवा एक बादशाह था जो गैर मुस्लिम था, ये कह के उसकी तारीफ़ की कि वो आदिल है। तो चाहे गैर मुस्लिम आदिल हो तो उसकी तारीफ़ करो, जो अगर मुसलमान आदिल नहीं है तो उसकी तारीफ़ ना करो। हुजूर का ये कहना था। आज हालत हो गई है कि असल इशू को, मुल्क के असल मुद्दे को दबाने के लिए जिस आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक कमरे में काट दी, उनको बुरा भला कहा जा रहा है, जिनका नाम मोहम्मद साहब था। जो लोग अरबों रुपया हिंदुस्तान का बाहर छोड़े हुए हैं, भेज रहे हैं, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं, उनको बचाने के लिए नाटक हो रहा है कि ऐसे आदमी को बुरा कह दो जिसको देख के लोग आवाज़ उठाए जुल्म के ख़िलाफ़। यह सबसे बड़ी पॉलिसी किसी भी जालिम की होती, चाहे फ़िरौन हो, चाहे हामान हो, चाहे नमरूद हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो। ये मोहम्मद साहब का काम था। आज हर अच्छे आदमी को, चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान में हो, कुछ लोग इस तरह डिमोरलाइज़ कर रहे हैं कि कोई अपने हक़ के लिए आवाज़ खड़ा ना कर सके। जालिम हिंदुस्तान से इत्मीनान से हिंदुस्तान को अमेरिका, इजराइल और स्विस बैंक पे बेच दे और यहाँ की अरबों की गरीबों की मेहनत को बर्बाद कर दे। कोई किसी को अपना आइडियल बना के खड़ा ना हो सके। मोहम्मद साहब आइडियल थे इंसानियत के, उनको इसलिए कुछ लोगों से ऐसा करवाया जा रहा है, कर भी रहे हैं वो, तो ऐसे लोगों को सज़ा दीजिए। हिंदुस्तान कानून पर चलता है, हिंदुस्तान किसी की दादागिरी पर नहीं चलता है। अगर मान लिया 2 मिनट के लिए हिंदू मुसलमान भी करना है, तो क्या इन मुसलमानों ने जहाँ वहाँ इंडिया गेट के ऊपर जो शहीदों का नाम है उसे 5000 हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, कम जो है गैर मुस्लिम है, तो क्या मुसलमान आस्था नहीं रखते हैं? मुसलमानों ने किया है, कर रहे हैं, मेरा धर्म है, ये मज़हब है, पैगम्बर इस्लाम की हदीस है कि वतन से मोहब्बत ईमान है।
अब इसके बाद कोई बदतमीजी कर रहा है तो ना वतन से मोहब्बत करता है, ना इंसानियत से मोहब्बत करता है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राजहरपुर के पंचायतवासी सोमवार को अपनी मांगों के समर्थन में जिलाधिकारी के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। मौके पर अनशनकारी सत्यदेव सिंह ने कहा कि पंचायत में नए सरकारी भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिस जगह पर निर्माण किया जा रहा है वह आबादी से दूर है। हम लोगों की मांग है कि नई सरकारी भवन का निर्माण आबादी के बीचों बीच किया जाए, जिससे पंचायत के लोगों को अपने काम करवाने में आसानी हो। सत्यदेव सिंह ने बताया कि पुराना पंचायत भवन आबादी के बीचों बीच है, लेकिन जो नया पंचायती सरकारी भवन का निर्माण हो रहा है वहाँ मात्र 20% पंचायत की आबादी है। अगर वहाँ पर नए पंचायत सरकारी भवन का निर्माण हो गया तो पंचायत के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि नई पंचायती सरकारी भवन का निर्माण आबादी के बीचों बीच ही कराया जाए। ये मांग है जो अभी वर्तमान में एग्जिस्टिंग पंचायत कार्यालय जहाँ पर है वो एग्जिस्टिंग कार्यालय हमारे पंचायत के पॉपुलेशन के बीच में है। अभी उसका निर्माण जो कराया जा रहा है वो एकदम पंचायत आबादी के किनारे है। वाटर लॉगिंग एरिया है, जल क्षेत्र मग्न एरिया है, पहुंच सड़क भी नहीं है, एक पगडंडी जैसा एक पतला रास्ता है। अब वहाँ यहाँ जितनी 80% आबादी जो वर्तमान में थी पंचायत भवन वहाँ है और 15 से 20% जो आबादी है उसके आसपास है। वो वीरान स्थल में उसका निर्माण कराने की अनुमति दी गई है। ये अनुमति गलत है। हम लोग न्याय चाहते हैं। वी वांट जस्टिस। अनिश्चितकालीन धरना है। साहित्यकार डॉक्टर यशोधरा राठौर की 4 पुस्तकों वन पाखी उतरे पहाड़ पर, गीत संग्रह, शेरवानी कथा संग्रह, समकालीन आलोचना, दृष्टि आलोचना व द साउंड ऑफ साइलेंस अंग्रेजी काव्य संग्रह का लोकार्पण वरिष्ठ कवि गीतकार डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा कि जिस पर सरस्वती की कृपा होती है वही साहित्य सृजन कर पाते हैं। विषम परिस्थितियों में रहकर भी डॉक्टर यशोधरा राठौर ने निरंतर लेखन किया है। इससे उनके जीवटता का पता चलता है। अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर रविंद्र उपाध्याय ने कहा कि इनके गीत संवाद करते हैं, आलोचना साहित्य के प्रति जिज्ञासा पैदा करती है, कहानी अपने परिवेश की विसंगतियों को उजागर करती है। विषय प्रवर्तन साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कराया। इस मौके पर शुभ नारायण शुभंकर, उदय शंकर सिंह उदय, कुमार राहुल, डॉक्टर अनु, अविनाश कुमार चौधरी, सोनू कुमार और हरिशंकर सिंह ने भी विचार रखे। पहले भी मैंने 5 सभी विधाओं में काम करने की जरूरत करती रही हूँ, लेकिन सफल ये नहीं। मैं कई वर्षों स्वस्थ हूँ, फिर भी अपनी रचनाशीलता को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में चित्र भी बनाते हैं। अच्छा, अपनी किताबों में सजाने की कोशिश इसमें आज की जो लोकार्पण हुआ है उसमें क्या विशेष दिखाया गया है? क्या कुछ इस चीज़ में? पहली पुस्तक वन पाखी जी। इसमें वन पाखी झारखंडी आदिवासियों के लिए एक संबोधन है। पहले इनकी जीवन शैली दूसरी थी, पहाड़ों के जंगल में रहते थे, मगर मुक्त हो गई हमें तो वो जमीन पर आके अन्य लोगों की है ना आंग चैतन्य में बीतते पहले जैसी बात नहीं। ये सब पहाड़ों से करने का जो संदेश है तो ये पहले
उनकी जीवन शैली अलग थी। वृक्षों पेड़ों पत्तों में उनका जीवन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी बेबाक बोलते हैं, चलते हैं और आम आदमी की तरह नहीं है। इस किताब में यही लिखा कहेगा भी आज लोकार्पण हुआ आज है। हमारे समय की महत्वपूर्ण कवयित्री, कथा लेखिका और आलोचक डॉक्टर यशोधरा राठौर की 4 कृतियों का लोकार्पण हुआ है। यह मुजफ्फरपुर के शब्द कर्म की एक पूरे हिंदुस्तान में सशक्त उपस्थिति है। डॉक्टर यशोधरा राठौर समय से गीतकार हैं, भावपूर्ण गीतकार हैं और खुली दृष्टि संपन्न एक ऐसी आलोचक हैं जो चीज़ों में जाती हैं तो पूरी व्यावहारिकता के साथ कोई भी रचना हो उसकी आलोचना समीक्षा करती हैं, ताकि वह केवल अकादमी की न रहे, अकादमी से बाहर के लोग भी उस रचना की खूबी से, खासियत से परिचित हों और उस रचना से जुड़ने की उनकी ललक पड़े। तो ऐसे जानी मानी नवगीतकार, लेकिन नवगीतकार होने के बावजूद अपनी भारतीयता से कहीं विलग नहीं, लेकिन वैश्विक चेतना और वैश्विक बोध के साथ निरंतर लिख रही है। वन पाके उतरे पहाड़ से इनका अद्भुत क्या कुछ विशेष दिखाया गया है ये सब किताबों में? क्या कुछ विशेष दिखाया गया? मैसेज है कि हम अपने समय को किस तरह से जानते समझते हुए और बेहतर बनाएं, बेहतर अपनी संस्कृति को बनाएं, बेहतर पर्यावरण को बनाएं, प्रकृति को कैसे संरक्षित करें, हम अंतर बाह्य के संघर्ष को कैसे पूरी जिज्ञासा के साथ जिए। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? मनुष्य बनाने का, मनुष्य बने रहने का सबसे बड़ा संदेश इन कविताओं में है। एक समकालीन आलोचना दृष्टि, शेरवानी कथा संग्रह और एक अंग्रेजी काव्य संग्रह द साउंड ऑफ साइलेंस, ये अंग्रेजी में भी लिखती रही हैं, बहुत बड़ी चित्रकर्त्री हैं। तो ऐसे मुजफ्फरपुर की विभूति लेखिका का हम स्वागत अभिनंदन करते हुए आज गौरवान्वित हो रहे हैं। उनकी दर्जनों कृतियाँ हैं, संपादित की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, आदिवासियों पर इतना काम किया है जुड़कर, उन सारे कामों का आज अभिनंदन है। यह 4 पुरुषार्थ की तरह, 4 दिशाओं की तरह आज 4 कृतियों का लोकार्पण। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमांडेंट डॉक्टर पंकज शाह ने अपने पिता स्वर्गीय योगेंद्र शाह के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर कोढ़नी प्रखंड के विशनपुर गिद्धा माधोपुर पैतृक आवास स्थित अपने शिव मंदिर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ 8 डॉक्टरों के द्वारा जांच किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में ऑर्थोपेडिक, नेफ्रोलॉजी, रेडियोलॉजी की जांच के अलावा डायग्नोस्टिक और स्कैनिंग टेस्ट किया गया। इसमें ब्लड शुगर, एक्सरे और ईसीजी भी जांचा गया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर में काफ़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर जांच करवाई। परिवारजन के अलावे समाज के कई बुद्धिजीवी, पुलिस पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर कमांडेंट डॉक्टर पंकज शाह ने बताया कि मुजफ्फरपुर से होने के कारण यहाँ की मिट्टी और समाज से मेरा गहरा जुड़ाव है। मैंने समाज से जो कुछ भी सीखा और पाया है उसे लौटाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जो लगातार जारी रहेगा। आज मेरे स्वर्गीय पूजनीय श्री योगेंद्र शाह जी का पुण्यतिथि है, तो इस आयोजन पर समाज सेवा कार्य हेतु हमने एक फ्री निःशुल्क मेडिकल हेल्थ जांच शिविर रखा है। तो इस शिविर के अंदर हम गांव और समाज के लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया करा सके, इसके लिए हमने ये शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में विभिन्न क्षेत्र के प्रतिष्ठित डॉक्टर आए हुए हैं, जिसमें 7 से 8 डॉक्टर हैं जो ऑर्थो के हैं, रेडियो के हैं, नेफ्रो के हैं, और जिससे गांव वालों को स्वास्थ्य का लाभ पूरा का पूरा ले सके। इसमें हमने डायग्नोस्टिक और स्कैनिंग टेस्ट भी रखा है, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, एक्सरे, ईसीजी, यूरिया फ्लो, ये सब का जांच हम लोग गाँव को लोगों को मिल सके, ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो, अवेयर हो और अपना सही ढंग से इलाज करवा पाए। ये सारी व्यवस्था निःशुल्क है? ये सारी व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है। इस शिविर में डॉक्टर्स फॉर यू एनजीओ, सिवान सिटी हॉस्पिटल एनजीओ और नितिन कार्डियक केयर और उज्ज्वल करता एनजीओ, इन चारों एनजीओ ने मिलकर इस शिविर का सहयोग किया है आयोजन करने में, जिससे हम समाज की कार्य को, समाज के लोगों को बहुत से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें।
मेरा नाम डॉक्टर पंकज शाह है, कमांडेंट CISF मिनिस्ट्री ऑफ होम। आज मेरे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि है। मुजफ्फरपुर के 78 वर्षीय पुरानी संस्था मोती झील स्थित भगवान दास साइकिल कंपनी त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए विशेष तरह के ऑफर लेकर आया है। धनतेरस, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर ग्राहकों को 5,000 रुपये से ऊपर की खरीदारी करने पर हर खरीदारी पर 500 से 600 रुपये तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप अपने बच्चों के लिए रेंजर साइकिल की खरीदारी करते हैं तो उसके साथ एक स्टाइलिश और सुरक्षित हेलमेट आपको उपहार स्वरूप दिया जाएगा। जानकारी देते हुए भगवान दास साइकिल कंपनी के प्रोप्राइटर चंदन कुमार गुप्ता ने बताया कि हीरो A1, हरकुलस, BSA और गैंग के विभिन्न मॉडलों के लेटेस्ट डिज़ाइन भी साइकिल यहां पर उपलब्ध है। आप किसी भी मॉडल की साइकिल खरीद कर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यह ऑफर केवल 3 त्योहारों के लिए लाया गया है, जिसमें धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा शामिल हैं। आपका स्वागत करता हूं मेरे दुकान पर। ये हमारा दिवाली और धनतेरस और छठ तीनों टाइम के लिए ये ऑफ़र चल रहा है। जितनी भी आप साइकिल लेने के लिए आएंगे हमारे से, इसके लिए आपको ऑफ़र मिलेगा। आपको सिर्फ कल और दिवाली और छठ, ये सिर्फ 3 त्यौहार के लिए। ये हीरो कंपनी की साइकिल ये सारी लगी हुई हैं यहाँ पर। ये किड्स साइकिल है, पीछे किड्स साइकिल देख रहे हैं, सब पे ऑफ़र है। मिनिमम खरीदारी करते हैं अगर 5,000 रुपये तो उस पर 500 से 600 रुपये आपको ऑफ दिया जाएगा। सभी सारे वाकर नहीं, वाकर तो 500 रुपये की ही आती है। जो भी आप खरीदारी करते हैं 5,000 से एवब, 5,000 से अब जाते हैं तो उसमें 500 से 600 डिस्काउंट जरूर दिया जाएगा। गिफ्ट में क्या कुछ है? और गिफ्ट में हमारे तरफ से ये हेलमेट, ये बच्चे के लिए साइकिल अगर लेते हैं, ये रेंजर साइकिल, इसके लिए सिर्फ ये गिफ्ट दिया जाएगा कल। सिर्फ धनतेरस, तो सिर्फ रेंजर साइकिल के लिए है कि बहुत सारी साइकिल नहीं, ये सिर्फ रेंजर साइकिल के लिए। ये बाबा वाला बुढ़ाओ वाले साइकिल के लिए नहीं है, ये सिर्फ रेंजर साइकिल के लिए है। तो सबसे कम दामों में यहाँ से साइकिल लेना चाहेंगे, कितना में ले जाएंगे? रेंजर साइकिल अगर आप लेते हैं तो मिनिमम स्टार्टिंग आपका 4400-4500 रुपये से हमारे यहाँ रेंज स्टार्ट हो जाएगा। हीरो का, A1 का, हरकुलस का, BSA का, गैंग का, ये सब पुरानी कंपनियाँ और यही कंपनियाँ ही मैं बेचता हूँ। ये भगवान दास साइकिल जो 78 साल से रन कर रहा है, इसका मेन कारण यही है कि मैं ओरिजिनल साइकिल यहाँ सेल करता हूँ। कोई स्टिकर स्टैंपिंग नहीं, कोई साइकिल में मेरे यहाँ डुप्लीकेट स्टिकर यूज़ नहीं होता है। तो कोई भी अगर आप लोग ख़रीदारी करते हैं साइकिल की तो ज़रूर स्टिकर पे ध्यान देंगे। स्टिकर लोग मार्केट में काफ़ी फ्रॉड करके स्टिकर साट के साइकिल बेच रहे हैं, तो उस पर भरोसा नहीं करना है। ओरिजिनल साइकिल का नाम पढ़ना है। अगर हीरो मैं कह रहा हूँ तो हीरो पढ़िए, A1 कह रहा हूँ तो A1 पढ़िए, हरकुलस कह रहा हूँ तो हरकुलस पढ़िए। उस साइकिल पे उसका नाम रहेगा तो वो साइकिल ओरिजिनल मानी जाएगी। जी धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के छोटी कल्याणी शेखर सिनेमा के सामने स्थित गोवर्धन राम आशीष प्रसाद जेम्स ज्वेलर्स में चांदी के सभी आइटम पर ग्राहकों को छूट दी जा रही है। इस शॉप पर ग्राहकों को चांदी के विभिन्न प्रकार के अनोखे आइटम उपलब्ध कराए जाते हैं, जो बाजार में आपको कहीं और नहीं मिल पाएंगी। धनतेरस और दीपावली के मौके पर शोरूम सभी दिन खुली रहेगी, जिससे ग्राहकों को खरीदारी करने में सहूलियत हो। शॉप की प्रोप्राइटर प्रज्ञा प्रकाश ने बताया कि यहाँ मुख्य रूप से सिल्वर एक्सक्लूसिव और जेम्स एक्सक्लूसिव में शॉप है। इस प्रतिष्ठान में आपको विभिन्न प्रकार के पायल, सिक्के, बच्चा बाला, लोटा, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, मेंस बैंगल, लेडीज़ ब्रेसलेट, चूड़ी, सिंदूर, दानी, हर प्रकार के बर्तन, ग्लास, कमरधानी, मुख्य रूप से चांदी के सभी सामान उपलब्ध हैं। धनतेरस के अवसर पर यहाँ मेकिंग चार्जेस में भारी छूट और प्रत्येक खरीदारी में निश्चित उपहार ग्राहकों को दी जा रही है। हमारे प्रतिष्ठान का नाम पहले गोवर्धन राम आशीष प्रसाद जेम्स गार्डन था, बट अब हम गोवर्धन राम आशीष प्रसाद जेम्स ज्वेलर्स के नाम से जाने जाएंगे। हम लोग शेखर सिनेमा के जस्ट ऑपोजिट ग्राउंड फ्लोर पे स्थित हैं। हम लोग मेनली सिल्वर एक्सक्लूसिव और जेम्स एक्सक्लूसिव में काम करते हैं, यानी कि चांदी के आभूषण, जितने भी प्रकार के चांदी के आभूषण होते हैं, भले वो पूजा सामग्री हो, लोटा हो, पायल हो। धनतेरस है तो लोग सिक्का बहुत लेते हैं, हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ सिक्का है, पूजा सामग्री सारे हैं, पायल है,
बच्चा वाला है, बच्चों का जो पायल आता है वो भी हमारे पास है, मेंस बैंगल है, ब्रेसलेट्स है, चूड़ियाँ हैं, तो बहुत सारे आइटम है हमारे पास। तो ज़रूर आइए, हर ख़रीदारी पे एक निश्चित उपहार और आपको छूट भी मिलेगी। और हमारी तरफ से धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के शुभ अवसर पर बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है। परती टोला माई स्थान छाता बाजार स्थित राजलक्ष्मी अलंकार में ग्राहकों को विशेष छूट दी जा रही है, जिसमें आप जितने भी ग्राम के सोने के सिक्के की खरीदारी करते हैं, आपको उतने ही ग्राम के चांदी का सिक्का बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। यह ऑफर छठ पर्व तक लागू है। साथ ही आपको गोल्ड पर 100% की वापसी भी मिल रही है। और छठ मेरी तरफ से राजलक्ष्मी अलंकार के प्रोपराइटर मना जी की तरफ से सभी ग्राहक बंधु, इष्ट मित्र एवं समस्त मित्रगण सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। राजलक्ष्मी अलंकार की तरफ से इस बार धनतेरस में जितना ग्राम आप सोना खरीदिएगा उतना ग्राम चांदी का सिक्का मुफ्त। दूसरा, मेकिंग पर गोल्ड 916 और 75 के जेवर पर जो भी मेकिंग चार्जेज है उस पर अप टू 50% लेस। और एक सभी ग्राहकों के लिए कोई भी खरीदारी करेंगे एक सुनिश्चित उपहार का भी व्यवस्था इस बार किया गया है, जो राजलक्ष्मी के अलंकार के प्रोपराइटर मनाज जी की तरफ से इस बार ग्राहक को मुफ्त दिया जाएगा। ग्राहकों के लिए राजलक्ष्मी अलंकार में इस बार ग्राहकों के लिए ये विशेष सुविधा लेकर के आया गया है। प्लस ग्राहक को 12 महीने का EMI का भी सुविधा प्रदान की जा रही है। जो हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोना चांदी महंगा होने के कारण खरीद नहीं पाते हैं, तो उनके लिए 12 महीना तक किस्त का EMI बनाया गया है, जो 12 महीने में 11 महीने का किस्त ग्राहक बंधु को देना पड़ेगा और 1 महीने का किस्त राजलक्ष्मी अलंकार के प्रोपराइटर अमरनाथ जी अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सोने की कीमत तो प्रतिदिन बढ़ती घटती रहती है, तो उस पर किस प्रकार से जो आप कीजिएगा इंस्टॉलमेंट से, तो उस पर रेट कैसे करें? उस पर रेट ग्राहक से, अगर ग्राहक जो होंगे तो उनका अगर प्रत्येक महीने का जो EMI बनेगा, जो गोल्ड भाव होगा उसको काट दिया जाएगा, जो रेट होगा जितना का EMI बनेगा उसको बना दिया जाएगा, उतना फिर जब वो सामान लेंगे उसमें उतना सोना घटा दिया जाएगा, उस हिसाब से उनका जिस दिन वो बुकिंग कराते हैं उस दिन के डेट पे वो 12 महीने के बाद भी ले सकते हैं। जी, 12 महीने के बाद लेंगे, या तो वो 12 महीने का जब पैसा देंगे जो 12 महीने में हो लास्ट में जो रेट होगा वो, या अभी उनको जिस रेट में दे रहे हैं उसमें भी करवा सकते हैं। ये ग्राहक बंधु के तरफ से उन पर फ्री छोड़ा गया है, उनका जैसा विचार होगा उस विचार पर चला जाएगा। राजलक्ष्मी अलंकार में ये सारी सुविधा लाई गई है और हमारे ये 25 वर्षों से राजलक्ष्मी अलंकार मुजफ्फरपुर में सेवा दे रही है और विगत 50 वर्ष पूर्व मोतीपुर में हमारे पिताजी 70 वर्षों से वहाँ सेवा दे रहे थे और आगे हमारे जो नई जनरेशन है वो सेवा देंगे। विगत हम लोग 70 वर्ष से हमारे पूर्वज द्वारा भी लेकर के 70 वर्षों से राजलक्ष्मी अलंकार अपने ग्राहक को सुविधा देते आ रहे हैं किसी न किसी रूप में, और ग्राहक बंधु को का सहयोग भी राजलक्ष्मी अलंकार को मिल रहा है और मिला है। और आगे राजलक्ष्मी के प्रोपराइटर अमरनाथ जी के तरफ से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आगे जो हमको सहयोग मिला है आगे भी वैसा ही सहयोग सभी ग्राहक बंधु हमें दे, मैं उनका कृपा पाऊँ यही आशा करता हूँ। और धनतेरस, दीपावली और छठ की सभी ग्राहक बंधु को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।